हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज से हम क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका और धीरे धीरे जो है हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोनों बुक्स का, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस पूरी बुक को पढ़ने का एक जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से पढ़ना होगा इसको। आपको हमें ये देखने कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए विद द टाइम इन इंडिया, स्टार्टिंग यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर हमारी वन पार्टी एरा, जिसमें हमने देखा कि वन पार्टी डोमिनेंस था। फिर हमने ये देखा कि इंडिया के सामने क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे थे। फिर हमारे क्या है बेसिकली हमें एक्सटर्नल रिलेशंस के लिए कि भी इंडिया जो आफ्टर इंडिपेंडेंस था अपने आप को उसने कन्फाइंड रखा हुआ था। फिर धीरे धीरे कंट्रीज के साथ रिलेशन किए, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टार्ट हुए, तो एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे करने। फिर कांग्रेस के अंदर ही क्या चैलेंजेस आए, कांग्रेस पार्टी को ही उसका क्या थ्रेटन था, क्या उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जिससे कि पार्टी में स्प्लिट हुआ। दोबारा से हम ये देखेंगे कि कैसे डायनेस्टिक एक जिसे कहते हैं ना कि कांग्रेस का एरा चलता रहा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद हम 90s तक आते आते कोalition एरा। तो ये पूरी बुक जो है आपके एक टाइमलाइन बेस चल रही है, जिसमें आपके टाइम के साथ साथ इवेंट्स चल रहे हैं। तो इस बुक को टाइमलाइन के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सभी को पता है कि दिस इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट अ फ्री ऑफ स्ट्रगल, everyone was struggling, and our nation leaders, our freedom fighters, they were struggling a lot on behalf of these people। हमारे लोगों के लिए वो देश को उन्होंने जो भी देश बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे देश के अंदर जो चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया और अपनी नेशन को एक मतलब भारत देश को किस तरह से हमने एक उसकी फाउंडेशन को मजबूत किया। तो वो फाउंडेशन क्या थी, कैसे मजबूत किया और उसके सामने क्या चैलेंजेस आए, तो वो हम बात करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले बात करेंगे कि आज़ादी के बाद ये सबको इंतज़ार था कि कब भारत आज़ाद होगा। भारत की आज़ादी का सबको इंतज़ार था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो एक बहुत ही पॉपुलर स्पीच है टायरेस्ट ऑफ द डेस्टिनी, जो कि उन्होंने 14 to 15 अगस्त रेड फोर्ट से दी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच थी वो यही थी कि इट इज़ ट्रू दैट कि हम कंप्लीटली फ्रीडम हमें नहीं मिली है, लेकिन जब ये लोग जो डीप स्लीप में हैं, जब सिटीजन्स जो हमारे देशवासी सो रहे हैं, जब ये उठेंगे तो एक आज़ाद भारत को देखेंगे। और विद द सब्सिक्वेंट ईयर्स हमने अपनी इस इंडिपेंडेंस को लिया। इस दिन का सभी को इंतज़ार था, लेकिन ये इंडिपेंडेंस हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। यहाँ बहुत लंबा एक स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों ने भी किया, हमारे लीडर्स ने, जो विजनरीज थे, हमारा देश कैसा होगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये 1928 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था। फिर कांग्रेस सेशन हुए, उसके बाद हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उन्होंने दे जस्ट सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। तो this was not the very simple that today we are celebrating only 15 August and 26 January, but at that time those things were very different. But we feel today this is not a nationalism. When these people they sacrifice their life for the nation, this is the nationalism. So in this chapter, you know everybody that it is not only these major three challenges. Yes, according to the this chapter we will discuss these three challenges, but number of challenges were there. वो नंबर ऑफ चैलेंजेस क्या थे? रिफ्यूजीज प्रॉब्लम थी, पार्टीशन का जो है ट्रॉमास थे, पॉपुलेशन का इधर उधर जाना था, रिफ्यूजी कैंप में वो रहे, जो है अनएम्प्लॉयमेंट था, पोवर्टी था, इवन फूड क्राइसिस थे, जाने कितने तरह के और प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के साथ साथ जो मेजर ये तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो मेजर जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस ने उसने अपनी आज़ादी ली
और उस आज़ादी के दौरान उसने क्या क्या फेस किया और मेजर कौन से 3 चैलेंजेस थे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज है, टू शेप ए नेशन। अब टू शेप ए नेशन, एज यू एवरीबडी नो, इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। जहाँ डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इन ऑल स्फीयर, वेदर इट इज लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट ट्रेडिशन, religions, even the regional diversity is more than any of the nation in the world. तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या वो पॉलिसी अपनाएं, अपने नेशन को किस तरह से हम बनाएं कि नेशन को शेप मिले। नेशन को शेप से मतलब क्या है, टू एकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी, जहाँ पर लोगों के एस्पिरेशंस अलग हैं, डिज़ायर्स अलग हैं, लोगों की रीजनल डाइवर्सिटी अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं, लैंग्वेज अलग है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें कैसे एकोमोडेशन देना है कि एक मजबूत भारत बन सके। तो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज। अब आपको पता है भारत में आज हमें मालूम है कि डिफरेंट 28 स्टेट्स के हिसाब से, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, साउथ के सभी रीजन्स में सभी स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता है। इन सब को एकोमोडेट करना ताकि एक वन नेशन, थ्योरी ऑफ वन नेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि एक मजबूत भारत नजर आए। तो वो मजबूत भारत तभी नजर आए जब बिखरी हुई चीज़ों को हम समेटेंगे। वो बिखरी हुई चीज़ें क्या थी, ये रीजनल डाइवर्सिटी थी। सो दैट्स वाई द फर्स्ट चैलेंज दैट डील विद द regional diversity, it should be accommodated in nation, that the nation would be called a one nation. Now the second challenge is to establish a democracy. As you everybody know, democracy means, in your class 9th you already read about some features of democracy, where we had discussed that democracy means just giving you the rationality to think, to ask question on the authority. So that's why this democracy, it means, that at the time of election 1951 to 52, our election commission, it was facing illiteracy. And you know that this right was given to each and everyone. Those developed countries, they were thinking that India would be perished. डेमोक्रेसी भारत के लिए बनी नहीं है। डेमोक्रेसी केवल उन देशों के लिए है जो डेवलप्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास साइंस है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अवेयरनेस। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या भारत की सरकार इतने सारे चैलेंजेस के साथ इतना सब कुछ दे पाएगी? बट इन स्पाइट ऑफ दैट, you know that all parties, they, and even people, they believed, our leaders, they believed in establishment of democracy. So that's why our constitution was written on the basis of democracy. All the supreme law of the nation, this is the constitution. Accordingly, you know that whatever the institutions are there in our nation, they are working according to the democracy and democratic spirit. And our people also, our leaders also believed that democracy is not necessary. It is not necessary, and it is also not sufficient for establishing democracy, but to govern a nation on the democratic line, this is the most important. So that's why very comprehension, and it's a very comprehensive topic we will discuss in chapter 2nd. Now we will move to the third challenge kya hai. The third challenge is to ensure development and well-being of the entire society, not only of some sections. This diversity where the all sections, groups of people are there. You know, in the past, some low caste people, they were hard hit by the discrimination and they were poor also. That's why after the establishing democracy, this is the first task for the well-being of all the sections. Whatever the policies, these are formulated in the nation. कोई भी policy जो बनाई जा रही है, whether this is the economic policy, whatever the policies are there, it should be accommodation. The target of this policy is to accommodate all sections, well-being. किसी एक सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं होता दूसरे का, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये भारत नहीं है। भारत ने अपनी जो स्पिरिट बना के रखी, इंडिया ने जो अपनी स्पिरिट
वहाँ हमने एकोमोडेशन और डाइवर्सिटी की बात करी, जहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी के अंदर ये नहीं, हमने हर सेक्शन को शामिल किया और उसी सेक्शन को शामिल करते हुए हमने ये कहा कि भारत की जितनी भी पॉलिसीज हमारी सरकार बनाएगी वो हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचेगा, और उसी पे काम हो रहा है, आज भी हो रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने पॉलिसीज स्टार्ट की, आज भी उस पर काम आ रही है और काम हो रही है और ज़्यादा एडवांस लेवल तक हो रही है। सो दैट्स वाई द ऑल सेक्शंस दे कुड इम्प्रूव फ्रॉम देयर whatever their levels, इन सबको अपने लेवल से राइज करना, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, उनमें डेवलपमेंट लाना, ये थर्ड जो हमारा था वो वेलबींग ऑफ द सोसाइटी की बात की गई। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये 3 मेजर चैलेंजेस थे, ठीक है, किसी भी नेशन के सामने। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए, जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अभी पूरी तरह से आज़ादी नहीं हुआ है, उसके सामने ये चैलेंजेस आ गए। हमारे सामने अगर कोई सफरिंग्स हमारी होती है और कोई और नई सफरिंग्स आती है तो हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, लेकिन हमारे नेशन ने इन चैलेंजेस को कैसे रिएक्ट किया, या रिएक्ट तो वर्ड नहीं बोलेंगे, हम रिस्पॉन्ड कैसे किया, बिकॉज रिएक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। रिस्पॉन्ड कैसे किया? रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली, और इसीलिए हमने एक 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 करके चैलेंजेस को ओवरकम किया। सभी चीज़ों का जो एक निचोड़ है वो क्या था कि नेशन का डेवलपमेंट होना, नेशन की बिल्डिंग होना। अब नेशन की बिल्डिंग के लिए जितनी भी ज़रूरतें थी उस समय की, व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम, सभी ने अपनी अपनी लेवल तक कंट्रीब्यूशन किया। नाउ तो कुल मिला के ये जो टॉपिक है या ये बुक जो है वो आपको ये बताएगा कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स रही है सिंस इंडिपेंडेंस, और आपके खुद को एक माइंड आपका बनेगा कि भारत में वास्तव में नेशन बिल्डिंग के टाइम क्या चैलेंजेस थे और इंडिया ने इन सब चीज़ों को चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कैसे किया, राइट? तो यू आर ऑल्सो एबल टू गिव आंसर्स। नाउ और क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे? आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द सेंटर अट्रैक्शन? The center attraction or the first challenge of nation building was the immediate after independence was at the time of events that took place in the context of independence. Now this will give us the better understanding what problems they faced at that time. और फिर हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने वो कौन से रास्ते अपनाए जिसकी अपने चैलेंजेस को वो ओवरकम कर पाए, और फर्स्ट जो चैलेंज है वो यही बात कर रहा है सुपरफिशियली, और जो एक आइडिया था वो तीनों चैलेंजेस का मैंने आपको दिया। अब इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 सारे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया गया है वो बहुत थॉरली डिस्कस किया गया है। तो अगली क्लास में हम लोग इस सारे जो 3 चैलेंजेस हैं मेजर, उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास लें तो बुक लेकर बैठें, क्योंकि बुक रीडिंग दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मार्क कराए जाएंगे और साथ साथ में डिस्कशन भी होगा। अपने आप को लर्निंग से जोड़े रखें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें बजाय रोट लर्निंग के। थैंक यू सो मच।